हेलो एवरीवन, आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, सीए क्या है। आफ्टर 12 और आफ्टर ग्रेजुएशन कई सारे बच्चों के माइंड में ये सेटअप होता है कि सीए कैसे बने, क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स सीए कर सकते हैं या नहीं, टफ है, इजी है, प्राइस क्या लगेगा, मतलब कई सारे मिथ्य होते हैं दिमाग में, कई सारे कंफ्यूजन होते हैं सीए को लेकर के। तो आज हम एक वन स्टेप सॉल्यूशन लेकर आए हैं, सीए कैसे बने से लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में कि आप उसको कर सकते हो या नहीं, सारी स्ट्रेटेजी सब कुछ आप ओवरऑल एक वीडियो में आपको मैंने दिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करेंगे। चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम 10 पॉइंट है जिसको हम कवर करेंगे। वो 10 पॉइंट्स क्या हैं, हम लोग सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि 10 पॉइंट क्या क्या हैं जिन जिन चीज़ों पर हमने फोकस कर रखा है। देखो ना, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको आता है कि सीए क्या है। बेसिकली पहले आप जान लो कि किन किन चीज़ों पे हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आपके लिए ये वीडियो जो है ना वो बेनिफिशियल होगा या नहीं, स्किप करके देखना होगा या कंटिन्यूअसली देखना, ये आपको पता चल जाए। देखो, सबसे फर्स्ट मैंने टॉपिक लिया है कि सीए क्या है, क्यों करते हो, अगर बन गए सीए तो फाइनली सीए के बाद आप क्या करोगे। दूसरा पॉइंट लिया है कि कौन कर सकते हो सीए, मतलब आफ्टर 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कब कर सकते हो, आफ्टर 10th कब कर सकते हो आप एक सीए का कोर्स। या थर्ड पॉइंट है मैथ वर्सेस नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स, क्या हम क्लास 12 में मैथ रखेंगे या नहीं, अगर रखेंगे तो क्या कोई बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हो गए। इसके डिफिकल्टीज क्या है, टाइम क्या लगेगा सीए करने में, सैलरी क्या होगी सीए कंप्लीट करने के बाद, कॉस्ट क्या आएगा, प्राइस, टोटल प्राइस क्या आएगा, मतलब पूरा फाउंडेशन जिसको आप सीपीटी कहते थे, फाउंडेशन से लेकर के लास्ट फाइनल स्टेज तक आपका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या आना चाहिए, क्या सीए और ग्रेजुएशन एक साथ किया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है, वैलिड होगा भी या नहीं, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम्स पैटर्न क्या होंगे और पासिंग मार्क्स क्या है। मतलब ओवरऑल हम ये वो टॉपिक है जिसको हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि सारे लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही समझ में आने वाला है, अदरवाइज स्किप करके देखोगे तो शायद कुछ कुछ टॉपिक आपको ना समझ में आए, क्लियर ना हो, डाउट ही रह जाए। ठीक है ना। आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, सीए क्या है, हम किसको कहते हैं सीए, क्यों करते हो आप सीए, है ना। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए एक प्रोफेशनल एग्जाम्स है या प्रोफेशनल कोर्स है, आप ऐसा कह सकते हो। आप इस बात की उम्मीद में मत रहो कि बस जैसे तैसे पास हो जाना है तो हम सीए बन गए। ठीक है, आप पास तो हो जाओगे, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जब आप एडमिशन लेते हो तो जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा है ना गेन करोगे, आपको लाइफ में बेनिफिट उतना ही मिलेगा। आपने देखा होगा कई सारे डॉक्टर्स, क्लास 12 के स्टूडेंट्स को मैं बेसिकली कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनका माइंड उतना डेवलप नहीं होता, चीज़ों को कम समझते हैं, वो समझते तो हैं ही, समझदार तो हैं ही, लेकिन चीज़ों को कम समझते हैं, इसलिए मैं उस लेवल पर बात कर रहा हूँ। मान के चलो आप क्लास 12 के बच्चे हो और क्लास 12 जस्ट आपने भी पास किया है, मैं उस लेवल पर बात कर रहा हूँ। आपने अपनी लोकेलिटीज़ में देखा होगा कि कई सारे बच्चे जो है, कई सारे बच्चों ने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर्स जो है ना वो एमबीबीएस तो हैं, लेकिन वो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, लोकल लेवल पर जो पेशेंट है उनको ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन वही एमबीबीएस डॉक्टर जो है बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में भी, जस्ट लाइक अपोलो, एम्स, है ना, सीएमसी, वेलोर, उनमें भी वही एमबीबीएस क्वालिफाइड लोग जो है वो अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो आखिर क्या रीज़न है कि एक डॉक्टर जो है वो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, एक लेवल जो है उनका बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यही होगा कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, आप जितना ज़्यादा सीख के पढ़ोगे बेनिफिट आपको इन फ्यूचर उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दो कि सीए जस्ट मुझे पास कर जाना है, नहीं, प्रोफेशनल तरीके से उसको सीखना है। ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं, सीए क्या है। तो सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल डिग्री है। प्रोफेशनल बोले तो सीए प्रोफेशनल डिग्री है। इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कंपनी के टैक्सेशन को,
किसी भी कंपनी के ऑडिट को और किसी भी कंपनीज का जो फाइनेंस है आप उसको, है ना, कंट्रोल कर सकते हो, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो कि टाइम पर, जैसे आप सपोज करो टैक्स की बात करोगे तो गवर्नमेंट को जो टैक्स पे होना चाहिए क्या वो टैक्स टाइम पर पे हुआ है या नहीं, ये चीज़ें इसमें। इसी तरह से टैक्स का कलेक्शन टाइम पर हो रहा है या नहीं, कहीं कंपनी लायबल तो नहीं होगी टैक्स पे करने के लिए, नहीं, कंपनी को सारी परेशानियों से बचाने का काम जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है। चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो मैनेजमेंट के किसी पार्ट में हो, यानी कहीं ना कहीं ऑडिट भी आप देख सकते हो। ऑडिट क्या होता है सर? तो बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्डिंग करने का काम जो है ना वो एक अकाउंटेंट का होता है। लेकिन जो बुक्स ऑफ अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया है क्या वो सही है या नहीं, उसको वेरीफाई करना, उसको जांच करना, है ना, और जांच करने के बाद उसको सर्टिफाइड कर देना, यही ऑडिट है। तो ऑडिट करने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है? तो एक सीए जो क्वालिफाइड पर्सन है उनको ही मिला है। आप कह सकते हो कि जो सीए है, आप कह सकते हो कि सीए के लिए रोल क्या होगा सर? तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही वो पर्सन है जो ऑडिट कर सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है वो पर्सन जो कंपनी के फाइनेंस को देखता है, और साथ ही साथ उसके टैक्सेशन वाले पार्ट को भी कहीं ना कहीं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है वो जो डील करता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि एकदम जबरदस्त सुपर्ब डिग्री है, बेरोजगार तो नहीं रहने वाले हो आप, इस बात की तो गारंटी है। चलो, एटलीस्ट आपको ये पता चल गया होगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है ना। चलो अब हम आते हैं व्हाट इज एलिजिबिलिटी फॉर सीए। एलिजिबल कौन होंगे, कौन वो पर्सन है जो सीए बन सकता है? तो देखो सीए कौन बनेगा, इसके लिए हमने क्लास को दो ग्रुप में बांट रखा है, ठीक है ना। एक तो फर्स्ट वन कि आप आफ्टर 12th भी आप सीए का कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, और सेकंड हम कह सकते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। आफ्टर 12th जब आप एडमिशन लोगे ना, आफ्टर 12th, तो आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर 12th चाहे आप आर्ट्स के हो स्टूडेंट या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर आप साइंस के स्टूडेंट ही क्यों नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्लास 12th में 11th में क्या स्ट्रीम था। यानी फर्स्ट सबसे ज़रूरी चीज़ कि क्या सर कॉमर्स वाले ही सीए कर सकते हैं? नहीं, ये एक मिथ्या है, ये एक भ्रम है। सीए कौन कर सकता है? कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 12 पास आउट हो या क्लास 12 का एग्जाम उन्होंने अभी दिया है, अपीयरिंग में हो, रिजल्ट वेटिंग में हो, तब भी वो एग्जाम्स दे सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो या वो साइंस के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे फर्स्ट चीज तो ये है। सर पासिंग परसेंटेज क्या होगा? तो पासिंग परसेंटेज आप ख्याल रखोगे कि ICAI ने, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इसका पासिंग परसेंटेज बहुत कम रखा है। इसमें कोई बहुत बड़ा भारी भरकम नहीं कि भाई इतनी बड़ी कोर्स, इतने सारे इनकम, तो फिर परसेंटेज तो बहुत टफ होगा। नहीं जी, इसमें एंट्री बहुत आसान है ना। ICAI कहता है जल्दी जल्दी आ जाओ, निकलना मुश्किल है। तो इसमें पासिंग परसेंटेज क्या है? तो आप कह सकते हो कि जस्ट पास आउट अगर आप हो, जस्ट पास अगर आप हो जाते हो तो आप इजीली जो है वो आप सीए के लिए एनरोल्ड हो सकते हो, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। सीए के लिए आप ग्रेजुएशन अगर हो गया हो आपका, तो ग्रेजुएशन के बाद भी, आफ्टर ग्रेजुएशन भी जो है वो आप सीए में एनरोल कर सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो ग्रेजुएशन में इसका मार्क्स का क्राइटेरिया 55% होगा। इस बात का ख्याल रखेंगे कि ग्रेजुएशन में जो है वो 55% जो है वो मिनिमम मार्क्स होगा। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सर क्लास 12 के बाद लेना सही होगा या ग्रेजुएशन के बाद सही होगा? तो डिफरेंस दोनों में सिर्फ यही है सर कि अगर आप आफ्टर 12 अगर आप एग्जाम्स में बैठ रहे हो, रजिस्ट्रेशन करा रहे हो सीए का,
तो आपको फर्स्ट फाउंडेशन में जाना पड़ेगा, देन इंटरमीडिएट, देन फाइनल, यानी 3 स्टेज हैं जो आपको पार करने पड़ेंगे आफ्टर 12th। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो, है ना, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट कर लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीकॉम वाले करोगे, क्लियर रखोगे माइंड को। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उस केस में ये कंडीशन सिर्फ होगा कि जो फाउंडेशन का एग्जाम है ना, जिसको आप सीपीटी कहते थे, ये जो है ये अब आपको देना नहीं होगा ग्रेजुएशन वालों के लिए सिर्फ, और आप इंटरमीडिएट और फाइनल का एग्जाम दोगे और आप जो है वो अपना सीए क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। हाँ, ये चीज और क्लियर रखिएगा, इंटरमीडिएट और फाइनल के एग्जाम में कई सारे मॉड्यूल्स हैं, कई सारे पेपर हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल के एग्जाम में कई सारे मॉड्यूल हैं, एग्जाम्स का पैटर्न अलग है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि हु इज एलिजिबल फॉर सीए, कौन कर सकता है सीए। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हर वो स्टूडेंट जिसने क्लास 12th का एग्जाम दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या क्लास 12 का एग्जाम क्लियर कर चुके हो, वो सीए का एग्जाम दे सकते हैं। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि क्लास 10th के बाद आप सीपीटी के लिए, या जिसको आप फाउंडेशन कहते हो, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन एग्जाम आप तभी दोगे जब आप क्लास 12 में पास आउट कर चुके हो या क्लास 12 का रिजल्ट वेटिंग है, तो आप दे सकते हो एग्जाम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है हमारा कि मैथ्स वर्सेस नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स, किसके लिए ये सीए एग्जाम जो है ना वो बढ़िया होता है। क्लास 12 में पास आउट बच्चे, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि क्या क्लास 12 में मैथ रखना कंपलसरी है या नहीं है, अगर हम मैथ रखेंगे तो क्या मेरा सीए इजी होगा या फिर सीए टफ हो जाएगा। तो ये डिसीजन तो क्लास 12 में एग्जाम देने से पहले, रजिस्ट्रेशन के पहले से आपको डिसाइड करना होगा। अब बच्चों में ये प्रॉब्लम है, यार क्लास 12 में हमने मैथ तो नहीं रखा था, अब मेरा सीए कैसे कंप्लीट होगा। या कुछ बच्चों ने मैथ रखा है तो वो फुल कॉन्फिडेंट होता है, भाई मैं तो चौड़ा होकर बोलते हैं मैंने तो मैथ रखा भाई। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान रखोगे। मैथ्स वर्सेस नॉन मैथ्स स्टूडेंट की अगर आप बात करोगे तो सीए फाउंडेशन में जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उस टाइम पर कुछ पेपर होंगे जिसमें, है ना, मैथ होगा और स्टैट्स के कुछ पेपर जो होते हैं वो आते हैं। तो आप फाउंडेशन में जब एग्जाम दोगे, फाउंडेशन का जब एग्जाम दोगे, एंट्रेंस आप कह सकते हो, तो उस टाइम पर कुछ मैथ्स जो है और स्टैट्स के जो पोर्शन है आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए जिन्होंने क्लास 12 में 11th में मैथ्स रखा था अपने स्ट्रीम में, तो उनके लिए ये मैथ्स थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने मैथ नहीं रखा उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता, इजीली हो जाता है, इतना भी कोई बहुत बड़ा बवंडर इसमें नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखोगे कि मैथ्स अगर आप चूज कर रहे हो क्लास 12 में तो वो ईजी है, सपोर्ट करेगा आपको सीए के एग्जाम्स में, लेकिन फाउंडेशन में। और अगर आप नहीं रख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अलग से तैयारी करके, अलग से प्रिपरेशन करके आप एग्जाम को दे सकते हो। कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं, कोई बहुत बड़ा मैथ का पार्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैथ का सिलेबस सीए के अंदर नहीं कवर हो रहा है। तो दूसरा हमारा ये टॉपिक था कि मैथ्स वर्सेस नॉन मैथ्स स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे मैथ और नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैथ सीपीटी या फाउंडेशन जिसको आप कहते हो उस एग्जाम में थोड़ा बहुत सिलेबस कवर करता है, इसलिए मैथ्स स्टूडेंट अगर हैं तो उनको थोड़ा सपोर्ट करेगा, और जिन्होंने मैथ नहीं रखा है उनको थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, लेकिन मेहनत करोगे तो निकल जाएगा। क्लियर हो गया ये दूसरा पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि डिफिकल्टीज लेवल क्या है इनकी, है ना। मतलब कई लोग तो ये कहते हैं यार क्लास 12 तुमने निकाल दी, सीए कौन सी बड़ी बात है। कुछ लोग ये कहते हैं 12th में भाई तेरे 99%, बाप रे, क्लास 12 में 99% आ गए तो ऑब्वियसली तू तो इतना ब्रिलियंट है कि निकाल ही लेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। डिफिकल्टीज लेवल अगर आप देखोगे ना तो क्लास 12th में 99% वाले भी पास या फेल हो सकते हैं,
और 33% जिन्होंने लाया वो भी सीए का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं या उनका भी हो सकता है लटक जाए। ये डिपेंड पूरी तरह से होता है आपके मेहनत पर, आपके फोर्स के ऊपर कि आप कितना पावर लगा रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना लेबर कर रहे हो, उस पर डिपेंड होता है। एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि सीए एग्जाम्स में एंट्री लेने से पहले आपको कुछ आंकड़े हैं, कुछ रेशियोज हैं, उन पर गौर जरूर करना चाहिए। देखो, अगर आप सीए फाइनल पासिंग परसेंटेज अगर 2021 का अगर आप देखोगे, है ना, आप गूगल कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि ICAI ने ये डेटा रिलीज किया था कि सीए फाइनल में जो पासिंग परसेंटेज है जुलाई 2021 सेशन का, तो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज जो है वो 11.97 परसेंटेज था न्यू कोर्स में, जबकि 1.57 परसेंटेज जो था वो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं ओल्ड और न्यू कोर्सेज के अंदर। ठीक है ना, तो ये न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स में, ये न्यू कोर्स है और ये न्यू कोर्स है और ये वाला आपका ओल्ड कोर्स है। तो आपको ख्याल रखना है कि न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स अगर आप ओवरऑल देख लोगे ना तो 11-12% के आसपास का रेशियो जाता है पासिंग परसेंटेज का। मतलब आप समझ सकते हो कि 100 में से 11 बच्चे, 10 बच्चे, मतलब देखो ये ना किसी एक पर्टिकुलर सेशन का रिजल्ट है। तो ऐसा ये नहीं होता कि पूरी जिंदगी, है ना, 11% ही होगा। कभी ये 6 भी हो सकता है, कभी 11 भी हो सकता है, कभी 12 भी हो सकता है, कभी 15 भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 10 to 15, 10 to 15, 6 to 12 ऐसा करके जो रेशियो है वो आता है। मतलब आप मान के चलो कि जो टीचर्स ये कहते हैं कि सीए बहुत इजी एग्जाम है यार, इजीली क्रैक कर जाओगे, इजीली पास आउट हो जाओगे, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। माइंड ये सेट कर लो, इजी नहीं है, टिपिकल्ट है, लेकिन क्लियर तो होता है ना। क्लियर किनका होगा? जो पढ़ाई कर रहे हो उनका तो क्लियर होना ही नहीं है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं, पास आउट कैसे हो रहे हैं? इसलिए इस बात को माइंड से निकाल दो कि सीए टफ है, इजी है, बस लेबर थोड़ा ज्यादा है, हार्ड वर्किंग है, तो आप कंप्लीट कर लोगे। इस बात को ख्याल रखिएगा। हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि टाइम पीरियड। सर सीए में टाइम पीरियड क्या लगने वाला है? देखोगे इस कोर्स के लिए कोई भी एक पासिंग टाइमिंग नहीं है अगर आप ऐसे देखोगे तो, लेकिन जनरली अगर आपके सारे पेपर टाइम टू टाइम अगर क्लियर होते चले गए तो 4 to 5 ईयर्स जो है ना वो अप्रॉक्स मैं टाइम बता रहा हूं, अप्रॉक्स 4 to 5 ईयर जो है ना वो एक सीए को कंप्लीट करने के लिए लग ही जाता है, क्योंकि इसमें आपके एग्जाम्स हैं, ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है, बहुत कुछ चीजें हैं। तो एक 3-4 साल टाइम जो है वो 5 साल के आसपास लग जाता है। यानी आप ओवरऑल कह सकते हो कि 4 से 5 साल वो टाइम है जो ऑलमोस्ट आपका लग जाएगा ऑन एन एवरेज, अगर आप टाइम टू टाइम कंप्लीट करते जा रहे हो पेपर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सैलरी कितनी है। सबसे बड़ी बात तो यही है, सर इतनी मेहनत हमने की, इतना हमने बवंडर झेला, इतनी मेहनत की रिवॉर्ड क्या मिलेगा? क्योंकि ओवरऑल हर काम तो रिवॉर्ड के लिए होता है ना। तो हमारा 6 पॉइंट है ये कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो ध्यान रखोगे कि अगर आप सीए कंप्लीट कर लेते हो तो सीए कंप्लीट करने के बाद जो आपकी लाइफ है वो 2 ग्रुप में बढ़ जाएगी। एक तो आप प्रोफेशनल बन सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको आप कह सकते हो, और सेकंड वन जो है वो सैलरी मिलेगी आपको कब? अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय होगे तो। यानी आप एम्प्लॉय भी बन सकते हो और प्रोफेशनल भी बन सकते हो। ये डिपेंड होता है कि आफ्टर सीए आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे खुद का फर्म हो, है ना, आप खुद का फर्म खोलना चाहते हो, क्लास 12 के स्टूडेंट ऐसे समझ सकते हैं जैसे लॉयर। आप लोगों ने लॉयर को देखा होगा। लॉयर क्या करते हैं? केस मार्केट से कलेक्ट करते हैं, केस लेते हैं और कोर्ट में उसको डील करते हैं। जस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वही काम है। जो बिजनेस है, कंपनीज हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप फर्म है ना, तो इन चीजों के टैक्सेशन को, इन चीजों की अकाउंटिंग को वो मार्केट से कलेक्ट करते हैं और उनको हैंडल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये काम क्या हो गया? ये उनकी प्रोफेशनल वर्क में आ गए। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो खुद का फर्म एस्टैब्लिश कर सकते हैं,
या नहीं, अगर उनको खुद का फर्म स्टैब्लिश ना करना हो तो वो क्या कर सकते हैं कि किसी कंपनी के अंदर, है ना, वो एज एन एम्प्लॉय भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको सैलरी भी मिलेगी। जनरली क्या होता है कि जब लोग नया, है ना, डिग्री होल्डर होंगे, जो नए डिग्री होल्डर होंगे जिन्होंने जो सीए पास किया है, वो स्टार्टिंग पीरियड में आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप एज एन एम्प्लॉय किसी कंपनी में ज्वाइन कर लो, कुछ साल काम कर लो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा। ऐसे सीए कंप्लीट करने वालों को इंटर्नशिप में ही इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप एज एन एम्प्लॉय पहले काम कर सकते हो और बाद में आप खुद का फॉर्म सेटअप कर सकते हो, और मार्केट में अगर आपकी अच्छी गुडविल है ना, तो उस केस में फिर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं होगा कि आप एज एन एम्प्लॉय काम करो, आप सीधा सीधा अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स में प्रोफेशनल बन सकते हो खुद ही। तो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड होगा। अब सर सैलरी तो ठीक है, आपने कह दिया कि प्रोफेशनल और एम्प्लॉय। देखो एज एन एम्प्लॉय आपको ऑलमोस्ट, है ना, अगर आप देखोगे तो 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपीस का पैकेज जो है वो 1 करोड़ तक का भी पैकेज मैंने सुना है और देखा भी है कि एज एन एम्प्लॉय, है ना, आप ऑलमोस्ट देखोगे तो कम से कम है, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं कि 20 लाख से ऊपर तक और 1 CR तक का पैकेज जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करने के टाइम पे बिल्कुल देती है। मतलब 20 लाख का है साहब, 20 लाख का पैकेज से लेकर 1 करोड़ तक का पैकेज जो है वो आप ले सकते हो। ये डिपेंड होता है कि आपने कितना गेन किया है इंटर्नशिप के टाइम पर, आपने ट्रेनिंग कितनी अच्छी ली है, जिन्होंने आपको ट्रेंड किया है वो कितने ट्रेंड है, उनके पास कंपनियां कितनी, उनके पास जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आप उसमें जाके सीखोगे। मतलब आपने ट्रेनिंग जितनी अच्छी की होगी आप उतने ज्यादा अच्छे, है ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके निकलोगे। मैंने पहले ही क्लियर किया था। तो सैलरी जो है ना वो 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ के आसपास का आपका ऑन एन एवरेज सैलरी जो है वो हो सकता है सर। और अगर आप खुद के प्रोफेशनल होंगे तब तो इस पे प्रोफेशन अगर आपका खुद का है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपके पास कितनी कंपनियां हैं, आपके कितने क्लाइंट हैं, आपका क्लाइंट बेस क्या है, आपकी गुडविल क्या है, आपका मार्केट एरिया क्या है, वो तो उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए हम इस पर नहीं कह सकते कि प्रोफेशनल में आप कितना अर्न कर लोगे, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। 7 पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट, कि सर इस पे कॉस्ट क्या आता है ना। तो कॉस्ट की अगर बात करोगे तो सीए फाउंडेशन के अंदर, इंटर के अंदर और फाइनल एग्जाम के अंदर अगर आप देखोगे, फाउंडेशन मैंने सर ऑलमोस्ट, मैं आपको टोटल एग्जाम फीस वगैरह नहीं बता रहा, ऑन एन एवरेज 1000 ऊपर पकड़ लो या नीचे पकड़ लो, ऑन एन एवरेज फाउंडेशन के टाइम पे आपको 10,000 रुपीज लग जाएगा। इंटरमीडिएट में ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास का खर्च आएगा और 25,000 रुपीज जो है वो आपको फाइनल में खर्च आएगा। अगर आप टोटल कर लोगे तो 55,000 रुपीज का आपका टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाता है। 55,000 के साथ साथ 15,000 रुपीज जो है वो आप एग्जाम फीस जो है, टाइम टू टाइम जो एग्जाम्स फीस वगैरह एग्जाम होते हैं तो उनका फीस भी आप कलेक्ट कर सकते हो। यानी ऑलमोस्ट आप देखोगे तो सीए का एग्जाम जो है वो आप इंटर फाउंडेशन से लेकर के, इंटर से लेकर के फाइनल एग्जाम पहुंचते पहुंचते तक आप देखोगे कि खर्चा ऑलमोस्ट सिर्फ कितने का है सर, तो 70,000 के आसपास का जो एक्सपेंसेस है वो चार्ज करती है आपको ICAI। आप ज्यादा अगर डिटेल जानना चाहते हो तो ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां विजिट करके ये जो फी स्ट्रक्चर है ना वो आप देख सकते हो, क्योंकि फी जो है वो मैंने ऑन एन एवरेज लिया है, एक्यूरेट नहीं लिया है, क्योंकि फीसें जो है ना वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करती है, तो एक्यूरेट ले पाना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक अनुमान लगा सकते हो, अंदाज लगा सकते हो कि 70,000 के आसपास का जो एक्सपेंसेस है वो आता है। ध्यान रहे ये फीस जो है ICAI का है, ना कि इसमें कोई ट्यूशन फीस इंक्लूड है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी करके अगर चार्टर्ड अकाउंटिंग का कोर्स करना चाहते हो, सीए बनना चाहते हैं, उनके लिए जो फीस है 70,000 से अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास मान लो, 1 लाख से तो ज्यादा खर्चा लगना नहीं है, ये डिसाइड कर लो आप। लेकिन अगर ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो या कोचिंग लेना चाहते हो या क्लास लेना चाहते हो तो डिपेंड होता है कि कोचिंग क्लासेस जो है वो कितना आप पे चार्ज करते हैं। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि इस फीस में, इस 70,000 में कोचिंग फीस
है ना, या ट्यूशन फीस जो है वो इंक्लूड नहीं है। आप कोचिंग क्लासेस या अगर एडिशनल कोई क्लास लेते हो या कोई बुक्स वगैरह लेते हो, अलग से कुछ एडिशनल बुक परचेज करते हो, तो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इस 70,000 के अंदर ICAI का फीस प्लस बुक्स या मटेरियल जो ICAI जो प्रोवाइड करता है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। बाकी आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो कि 70,000 रुपीज एक्सपेंस बेयर करके सिर्फ 70,000 रुपए खर्च करके, और आपको अर्निंग कितना हो सकता है आप देख सकते हो, है ना। बस डिफरेंस ये है कि दिमाग लगाओ, रिजल्ट टफ है थोड़ा सा, है ना। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं। देखो क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आपको आता है कि CA और ग्रेजुएशन, क्या ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल हैं या नहीं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में कि क्या एक CA और ग्रेजुएशन दोनों एक साथ किया जा सकता है या नहीं। ध्यान रखिएगा, CA प्लस ग्रेजुएशन बिल्कुल आप एक साथ कर सकते हो, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड है ना। एक CA और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आप चाहते हो कि यार मैं CA कर रहा हूं, इसमें अनसर्टेनिटी है, हो पाएगा या नहीं, फ्यूचर में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कुछ भी, या आपको मन नहीं लग रहा, फैमिली का कोई इशू हो गया हो, या बहुत सारी चीजें हैं जो अनसर्टेनिटीज की तरफ चलती हैं, तो आप CA को एक सेफ नहीं मान सकते हो, सेफ जोन, जब तक आप क्लियर नहीं कर लेते तब तक। तो आप चाहते हो कि यार ग्रेजुएशन भी मैं साथ साथ रखूं और CA भी मैं एक साथ करता हूं, ताकि दोनों बेनिफिट मिल पाएगा। इन केस अगर कोई भी मिसहैपनिंग हुआ, कोई फैमिली इशू हो गई, कोई फाइनेंशियल इशू हुआ और हमने CA अगर कंप्लीट नहीं कर सका, तो एटलीस्ट आपके पास एक डिग्री जो है आपको लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जरूर रहेगा। तो आप ग्रेजुएशन और CA जो है वो साथ साथ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो बस बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में CA जब आप फाउंडेशन में होंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम कम देगा, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, इंटरमीडिएट की तरफ जाओगे, फाइनल की तरफ जाओगे, तो जो CA है वो कहीं ना कहीं टफ होना शुरू होगा। तो उस टाइम पर आपको ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी तो एग्जाम देना पड़ेगा, तो उस ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा दोनों में, है ना, एक कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा दोनों को, कि भाई मुझे फोकस करना पड़ेगा CA के ऊपर भी और मुझे फोकस करना पड़ेगा ग्रेजुएशन वाले सिलेबस के ऊपर भी। तो आप डिसाइड करोगे कि हमको उसको कैसे बैलेंस करके चलना है ना। कुछ टाइम के बाद आप CA जाओगे, CA करोगे तो आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो ट्रेनिंग में भी आप बिजी रहोगे, उसको भी क्लियर करना होगा, सीखना भी होगा, प्लस ग्रेजुएशन के लिए भी तैयारी करनी होगी, फोकस करना होगा। तो आप देख लोगे कि दोनों पे फोकस करना है, तो आप कैसे करोगे। लेकिन इजिली 90% से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है वो क्लास 12 तुम्हारा CA और उसके साथ कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन जरूर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 9 टॉपिक है कि रजिस्ट्रेशन क्या होगा, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ नंबर 10 हम देखेंगे कि सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न क्या होंगे और पासिंग परसेंटेज क्या है वगैरह वगैरह, है ना। देखो अगर आप बात करोगे रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन जो है और पासिंग परसेंटेज जो है, एग्जाम पैटर्न जो है, इसके लिए ना हम एक सेपरेट वीडियोस तैयार करेंगे ताकि आप क्लियर समझ सको। रीजन क्या है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आप कह सकते हो कि आप जुलाई से पहले करोगे, तो उस केस में आप नवंबर में एग्जाम दे पाओगे, और अगर आप जनवरी से पहले करोगे तो उस केस में आप मई का अटेम्प्ट, जो मई अटेम्प्ट होता है एग्जाम का मई जून में, वो आप दे सकते हो। यानी रजिस्ट्रेशन आप 2 टाइम में कर सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन चाहो तो जुलाई में कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन चाहो तो जनवरी में कर सकते हो। अगर जुलाई में रजिस्ट्रेशन कर लेते हो या जुलाई से पहले कर लेते हो तो नवंबर में एग्जाम होगा, आप दे सकते हो। और अगर आप जनवरी से पहले कर ले रहे हो तो उस केस में आप मई में अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न के लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो तैयार करूंगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में कई सारे चेंजेस होने वाले हैं। अगर मैं अभी वीडियो बना दूं बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा भाई, इसलिए हम लोग वीडियो इसके लिए सेपरेट तैयार करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि आखिर चीज़ें क्या है, हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, एडमिशन कैसे करना है, पास कैसे होंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे। क्योंकि आप
फाउंडेशन के लिए सिलेबस देखोगे, इंटरमीडिएट के लिए सिलेबस देखोगे, फाइनल के लिए फाइनल के लिए तुम देखोगे कि कौन कौन सा पेपर है, कैसे कैसे सिलेबस है, एग्जाम में चैप्टर क्या क्या है, टॉपिक क्या क्या है, हम ऑलमोस्ट हर चीज़ पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जो है वो समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे सीए कर सकते हैं फाइनली। अगर आपको कोई फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल है मेरा, मेल पर आप मेल कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।